हिंदी में लास्ट टाइम क्या पढ़ रहे थे, कौन सा कौशल? हिंदी में कौन सा कौशल पढ़ रहे थे? कौन सा कौशल, वही तो पूछ रहे हैं। चारों में से कौन सा? वाचन कौशल हो चुका था। लास्ट पॉइंट क्या था? वाचन कौशल बहुत बड़ा सा है, क्या पढ़े थे उसमें वही पूछ रहे हैं। बस इतना ही, एक ही टॉपिक था। वाचन कई सारी चीज पढ़ना है, अभी आगे लिखेंगे। स्पीड मेंटेन कीजिए फटाफट। वाचन कौशल यही पढ़ रहे थे ना आप? फिर से टॉपिक लिख रहे हैं क्या? कितनी बार लिखिएगा एक ही टॉपिक? हम लिख रहे हैं क्योंकि ये पढ़ना है, ये क्लियर हो जाए कि वाचन में ही है अभी तक। वाचन कौशल को विकसित करने के उपाय आपने पढ़ा था, यही ना? अधिगम में भूमिका, विकसित करने के उपाय नहीं पढ़ा था, लिखिए। वाचन कौशल को विकसित करने के उपाय। वाचन कौशल को विकसित करने के उपाय। पहले लिखेंगे भाषण, मॉर्निंग में पढ़ा चुके हैं ये भाषण। हाँ हाँ, लेक्चर देना, भाषण देना, भाषण। दूसरा लिखेंगे परिचर्चा, परिचर्चा। नेक्स्ट लिखेंगे वाद विवाद, डिबेट को बोलते हैं वाद विवाद। नेक्स्ट कविता पाठ, वाद विवाद के बाद कविता पाठ। नेक्स्ट वार्तालाप, वार्तालाप माने बातचीत। नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी, नेक्स्ट लिखेंगे प्रश्नोत्तरी यानी सवाल जवाब। नेक्स्ट समूह विचार विमर्श, समूह विचार विमर्श। नेक्स्ट अंताक्षरी, अंताक्षरी। नेक्स्ट कथा कहानी या घटना सुनाना, कथा कहानी या घटना, कथा कहानी या घटना सुनाना। नेक्स्ट कठिन शब्दों का उच्चारण, कठिन शब्दों का उच्चारण। नेक्स्ट कोई सूचना या ज्ञान सुनाना, कोई सूचना या ज्ञान सुनाना। ठीक है। आगे लिखेंगे हम लोग वाचन शिक्षण विधियां, अगला टॉपिक होगा इसी में, वाचन शिक्षण विधियां। किस किस विधि से वाचन को पढ़ाएंगे, बोलना कौशल को? पहला लिखेंगे वर्णमाला पद्धति, पहला तरीका मेथड वर्णमाला पद्धति। नेक्स्ट वर्णमाला पद्धति, बिना वर्णमाला का कोई कैसे बोल पाएगा, कोई किसी भाषा का वर्णमाला उसे आना चाहिए। नेक्स्ट ध्वन्यात्मक पद्धति, जो ध्वनि से संबंधित हो, ध्वन्यात्मक पद्धति। बोर्ड पर लिख दिए हैं ध्वन्यात्मक पद्धति। नेक्स्ट अक्षर बोध विधि, अक्षर बोध विधि, अक्षर
अक्षर बोध विधि। नेक्स्ट, देखो और कहो विधि। देखो और कहो विधि। नेक्स्ट, साहचर्य विधि। साहचर्य एसोसिएट हो जाना, साहचर्य विधि। नेक्स्ट, सामूहिक पठन विधि। सामूहिक पठन विधि। नेक्स्ट, कहानी विधि। कहानी विधि। नेक्स्ट, वाक्य शिक्षण विधि। वाक्य शिक्षण विधि। शिक्षण शिक्षण पढ़ाना, वाक्य शिक्षण विधि। हो गया। उपदेश विधि। उपदेश, प्रीच करना किसी को, उपदेश विधि। हो गए। कोई दिक्कत समझने में इसे? नहीं ना? बस ध्यान से इन सब टर्म्स को पढ़िए, एक बार देखिए कि सबका संबंध बोलने से है कि आपको कुछ अलग भी लग रहा है। जितना चीज लिखे उसका संबंध बोलने से है, वाचन कौशल के विकास से। और कोई भी टर्म न समझ में आए तो हमसे पूछिए कि उससे कैसे होगा। अक्षर की समझ, स लिखे कि म लिखे, उच्चारण करते हैं ना, बोध माने समझ होता है। साहचर्य विधि का मतलब एसोसिएट करना, फिगर देख के क्या है मिलान कर लेते हैं ना, ये भालू है, ये गाय है, ये शेर है, बच्चे मिलाते हैं, साहचर्य कहलाता है। फिगर देखकर लेटर्स को मैच करना कि कौन किससे संबंध है। कर सकते हैं छोटा और बड़ा, जिसमें साउंड आना चाहिए, बोल के वो करे। जैसे देखे तो कहे कि हिरन, तो देखेगा हिरन कहाँ लिखा है, उससे उसकी मैचिंग करेगा बोल बोल के। बच्चों में देखा जाता है ये ध्वनि निकाल के, बिना ध्वनि के, आवाज के बिना कैसे वाचन होगा? तो ध्वनि पद्धति होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मन में बोल रहा है कहेंगे बोलना कौशल का विकास हो जाए, नहीं, ध्वनि निकलना चाहिए तभी बोलना कौशल माना जाएगा। बिना ध्वनि के बोलना कौशल नहीं हो सकता, मन में नहीं बोलना है। और कोई ऐसी बात जो ना समझ में आ रही हो? वाक्य पढ़ाते हैं ना पूरा पूरा, राम बाजार जाता है तो बच्चे देख के पढ़ते हैं क्या लिखा है, वो सामान खरीदने गया, पूरा वाक्य पढ़ाते हैं तो वाक्य शिक्षण विधि कहलाती है। क्या चीज? और कुछ है जो समझ में नहीं आ रहा है कि वाचन का विकास कैसे होगा? आगे टॉपिक लिखेंगे, सुंदर वाचन की विशेषताएं, मतलब अच्छे वाचन जिसको लिखा गया है, सुंदर वाचन की विशेषताएं। इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट, इसमें लिखेंगे लयबद्ध, कॉमा क्रमबद्ध, लयबद्ध, क्रमबद्ध, प्रभावपूर्ण, प्रभावपूर्ण, मधुर वाचन, ये सब इसकी विशेषता है। प्रभावपूर्ण, मधुर वाचन, दूसरे पॉइंट में लिखेंगे प्रत्येक शब्द का, प्रत्येक हो गया, ये बोर्ड पर का हुआ, प्रत्येक शब्द का शुद्ध, पूर्ण एवं स्पष्ट, शुद्ध पूर्ण यानी कंप्लीट, शुद्ध पूर्ण तथा स्पष्ट
उच्चारण। नेक्स्ट, निश्चित प्रवाह के साथ, अगले पॉइंट में लिखेंगे निश्चित प्रवाह के साथ प्रवाह, फ्लुएंसी, निश्चित प्रवाह के साथ विषय की, निश्चित प्रवाह के साथ विषय की तारतम्यता, विषय की तारतम्यता। पहली बार शब्द सुने हैं लग रहा है। नेक्स्ट लिखेंगे, लिखने के बाद बातचीत होगी, पहले फटाफट लिखिए। उचित हाव भाव के साथ वाचन, हाव भाव, उचित हाव भाव के साथ वाचन। नेक्स्ट, प्रत्येक शब्द को अन्य शब्दों से अलग करना, प्रत्येक शब्द को अन्य शब्दों से अलग करना। नेक्स्ट, उचित बल एवं विराम के साथ बोलना, उचित बल एवं विराम, उचित बल एवं विराम के साथ बोलना। ठीक है। एक अच्छे वाचन की सब विशेषताएं हैं कि कैसे बोला जाता है, किन किन चीजों में। तो सबसे पहले आप जो बोल रहे हैं लयबद्ध हो, आपका लय टूटना नहीं चाहिए बीच बीच में। इसके अलावा क्रमबद्ध हो, मतलब जो पॉइंट्स पर आप बोलने वाले हैं उसको सीक्वेंस से बोले, किसके बारे में पहले बोलना है, उसके बाद कौन सा टॉपिक, उसके बाद कौन सा, ऐसा नहीं कि तितर बितर इधर का उधर सब बोल दिए, पता ही नहीं चला कि किस बारे में बात हो रही हो। प्रभावपूर्ण, यानी इतना इफेक्टिव तरीके से बोलिए कि सामने वाला बस आपको सुन रहा हो और आपसे समझने का प्रयास कर रहा हो। इफेक्टिव स्पीच देना जरूरी है। और आपका वाचन कैसा होना चाहिए, आवाज मीठी, जो कान को अच्छी लगे। ऐसा नहीं कि जैसे बोलना शुरू किया लोग कहे बाप रे कान बंद करो, हटाओ, इस आदमी को नहीं सुनना। आवाज मीठी हो, लयबद्ध हो, ये ज्यादा जरूरी है। मधुर वाचन, ये इसकी विशेषता में है। इसके अलावा कौन सी ऐसी बात है जो आप नहीं समझे, तारतम्यता के अलावा, इसके अलावा कोई शब्द है जो नहीं समझे तो बोर्ड पर लिखा है, ये हम बता देंगे। प्रवाह माने फ्लुएंसी, लगातार बोलते जाएं प्रवाह, तो वही प्रवाह फ्लुएंसी कहलाती है। अगर आपके बोलने में फ्लुएंसी नहीं है, बार बार लय टूट रहा है, अच्छा नहीं माना जाता है। तारतम्यता क्या होती है, डिस्कशन का विषय है, इट इज डिबेटेबल। तारतम्य अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, किसी को आइडिया है? तारतम्यता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी। लिखना नहीं है, हिंदी में एक भी अंग्रेजी नहीं चाहिए, हिंदी की पेडागोगी है, आएगा हिंदी में कुछ भी हो जाए, एक शब्द अंग्रेजी नहीं मिलेगा। इंटोनेशन भी कह सकते हैं, फिजिबिलिटी भी कहते हैं। मतलब तारतम्यता का मतलब है कि उचित उतार चढ़ाव के साथ चीजों को पढ़ना। उतार चढ़ाव का मतलब, जब आप कभी बोल रहे हैं तो कभी कभी मतलब बहुत मोटिवेट हो जाते हैं तो आवाज में वो दम ऊंचाई के साथ लगता है, इंटोनेशन हाई हो गया, कहीं कहीं इंटोनेशन डाउन होता है। अप उतार और चढ़ाव भाषा में होनी चाहिए। एक लगातार एक प्रवाह से रेडियो की तरह बोलना अच्छा नहीं लगता। किसका? वो तो एकदम बीच बीच में बहुत गुस्सा और ये करके बोलते हैं, आवाज एकदम चढ़ा हुआ, फिर धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। इंटोनेशन का प्रयोग है वो। जब वो तेज बोलने लगेगा, गुस्से में होगा, तो लोगों का ध्यान आकर्षण हो जाएगा, क्या हो गया, पता चले ऐसे ही बकवास कर रहा है, बेमतलब का चिल्ला रहा है, तो फिर लोग अपने काम में हो जाते हैं। यानी आपके इंटोनेशन घटने और बढ़ने की वजह से आकर्षण बना रहता है। एक जैसा साउंड रेगुलर प्रयोग कीजिएगा तो लोग बोर हो जाते हैं, कहते हैं कि इसमें कुछ नया ही नहीं दिख रहा है, कोई जोश नहीं है इसके अंदर बोलने में।
किसी का माइंड वॉश करना हो तो इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छा। भाषण का, अगर आप में बोलने की बहुत अच्छी योग्यता है और सामने वाले को गलत सही कुछ भी करके कन्विंस कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। यहां कन्विंस कैसे करना होता है? शेयर मार्केट जैसा सही चीज है। जितने भी टेली कॉलर्स होते हैं किसी चीज को, प्रोडक्ट को खरीदने के लिए कन्विंस ही तो कर लेते हैं। सर बताइए ना आपको दिक्कत क्या है, कहाँ दिक्कत हो रही है? गाड़ी खरीदने वाला आपको फोन करता है तो कहते हैं कि आप पैसा नहीं, सर मैं लोन दिलवा देता हूं आपको। हाँ वही चीज है, उनके पास बोलने की अच्छी योग्यता है, वैसे लोग रखे जाते हैं हर जगह। हाँ वही है कि आपका वाचन कौशल जितना बढ़िया उतना ही आप हाईली पेड सक्सेसफुल कैंडिडेट होंगे। किसी का माइंड वॉश कर सकते हैं। आपको अगर अच्छा भाषण आता हो, धार्मिकता का 2-4 हवाला दे दिए तो आप किसी को मोटिवेट कर सकते हैं किसी भी काम के लिए। आतंकवादी शब्द सुनते होंगे अक्सर। आतंकवादी का मतलब जो सामने आतंकवादी के रूप में काम कर रहे हैं एकदम जाहिल होता है, जीरो, उसकी एजुकेशन जीरो, परिवारिक हालत इतना खराब कि चंद पैसों की लालच में वो कुछ भी करने को तैयार है। वैसे लोग क्या बन जाते हैं? आतंकवादी। उसका आतंकवादी गलत नहीं है, उस आतंकवादी का प्रयोग करने वाला व्यक्ति गलत होता है जो उनके मजबूरी का फायदा उठा रहा है। क्या बोलता है? भाषण दे के लिए ले आता है। ऐसे 10-20 लोगों को गांव से जमा करेगा जो एकदम जाहिल परिवार के हों, कभी स्कूल का चेहरा नहीं देखा। जो बिना बताए आपके बॉर्डर में घुस जाए, नुकसान पहुंचाए, उसको आतंकवादी कहते हैं। बॉर्डर वाले को फोर्स कहा जाता है। जो बॉर्डर पर लड़ते हैं वो फोर्स होते हैं, किसी कंट्री का हो। और जो बिना बताए आपकी बॉर्डर में घुस आए चोरी चुपके और आम लोगों को मारे, तो इसका मतलब है कि वो आतंकवादी है। आतंक को फैलाने वाला आतंकवादी कहलाता है, डर को फैलाना। तो कैसे करता है? 20-25 लोग मान लीजिए ऐसे जमा है, तो कोई एक धार्मिक कहानी सुनाएगा जिसमें किसी महापुरुष के बारे में बताएगा कि उन्होंने क्या क्या काम किया, जिंदगी कैसे आगे बढ़ी और बहुत अच्छा किए। उसके बाद देखेंगे कहानी में कौन सबसे ज्यादा खोया हुआ है इमोशनली, सब पे नजर डालते रहते। एक ही बार क्या कहेगा? ऊपर वाले ने तुम्हें चुना है, तुम्हें, सिर्फ तुम ही ये काम कर सकते हो। इतना इमोशनल कर देंगे उसको कि वो उठ के खड़ा हो जाएगा, बोलिए क्या करना है, जो कहिएगा वो कर देंगे। फायदा उठाते हैं इमोशन का, क्योंकि उसकी नजर सब पे है, देख रहे हैं कि कौन दिमागी रूप से उसमें उलझ रहा है। और एक ही बार कहेंगे कि तुम्हें ऊपर वाले ने चुना है इस काम के लिए, नेक काम के लिए। नेक काम समझ रहे हैं ना? हाँ, अब वो तैयार हो जाता है कि हाँ हम चुने गए हैं। तो जब तक धरती पर बेवकूफ हैं, चालाक खाए बिना नहीं मरते हैं, यही कहानी है बहुत पुरानी। धरती पर बेवकूफ है तो चालाक भूखे नहीं मरेगा, क्योंकि बेवकूफ काम करेंगे और चालाक खाएगा। बहुत पुरानी कहावत है और ऐसे ही चलते आ रहा है। तो वही है, भाषण आपका जितना दमदार होगा उतना ही सब कुछ अच्छा होगा। अब भाषण देने के लिए नेता मत बनिएगा अभी। आगे बढ़े, लिखेंगे वाचन शिक्षण के उद्देश्य क्यों पढ़ाते हैं? वाचन, वाचन शिक्षण के उद्देश्य, टॉपिक अगला होगा। वाचन शिक्षण के उद्देश्य। उद्देश्य में पहला पॉइंट लिखेंगे उचित आरोह एवं अवरोह के साथ बोलना। उचित आरोह एवं अवरोह, बढ़ते या घटते बोलते हैं इसको। आरोह एवं अवरोह के साथ बोलने का अभ्यास करना। उचित आरोह एवं अवरोह के साथ बोलने का प्रयास करना, अभ्यास करना, बोलने का अभ्यास करना। नेक्स्ट, बच्चों को अक्षर, शब्द उच्चारण तथा उचित ध्वनि, बच्चों को अक्षर, शब्द उच्चारण तथा उचित ध्वनि के साथ वाचन का अभ्यास कराना। उचित ध्वनि के साथ वाचन का अभ्यास कराना। नेक्स्ट,
बच्चे पढ़कर भाव समझ सके और दूसरों को समझा सके। बच्चे पढ़कर भाव समझ सके। पेन थोड़ा तेजी से चलाइए, हैंडराइटिंग बनाने में लगे हुए हैं। भाव को समझ सके और दूसरों को समझा सके। नेक्स्ट, धारा प्रवाह बोलने की क्षमता का विकास करना। धारा प्रवाह बोलने की क्षमता का विकास करना। नेक्स्ट, बच्चों के उच्चारण को शुद्ध और स्पष्ट करना। बच्चों के उच्चारण को शुद्ध और स्पष्ट करना। शुद्ध और स्पष्ट करना। नेक्स्ट, शुद्ध और स्पष्ट करना। हो गया। आगे लिखेंगे, उचित भाव भंगिमा। उचित भाव भंगिमा। भंगिमा कभी नहीं सुने हैं? कौन सा हिंदी पढ़ के आए हैं आज तक? हमको भी नहीं समझ में आ रहा है। जब कोई हिंदी में वर्ड लिखा है तो कह रहे हैं पहली बार सुन रहे हैं। भाव भंगिमा का मतलब होता है जेस्चर एंड पोस्चर, बॉडी का। कैसे आप बैठे हैं, कैसे आप चलते हैं, आईज मूवमेंट कैसी है, फेस का मूवमेंट कैसा है, हैंड का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं बोलने पढ़ने में, वो सब देखा जाता है। तो इसे भाव भंगिमा कहते हैं। तो हम बोले क्या हैं? क्या बोले हैं? उचित भाव भंगिमा के साथ बोलना। उचित भाव भंगिमा, दोनों के बीच डैश छोड़ दीजिएगा। भाव और भंगिमा में ये डैश होता है। उचित भाव भंगिमा के साथ बोलना। डन। कोई ऐसी बात जो ना समझ में आई हो कि किस उद्देश्य के साथ हम वाचन पढ़ाते हैं? बढ़ते या घटते क्रम को आरोह या अवरोह कहते हैं। कभी आवाज का ऊपर की ओर जाना, बढ़ा हुआ होना, कभी घटते हुए आना। आरोह और अवरोह। एक आरोह है जो बढ़ते हुए बताता है और एक अवरोह है जो घटते हुए को बताता है। ठीक है। अब आगे लिखेंगे पठन कौशल। तीसरा नंबर कौशल है पठन कौशल। कल हिंदी का टेस्ट करेंगे, ठीक रहेगा ना? कल संख्या कम हुई। संडे को छुट्टी रहता है हमेशा, सैटरडे को रहता है टेस्ट। कल बाकी चीजें तो चलेंगी, पहले टेस्ट होगा। हिंदी लगातार पढ़ा रहे हैं, थोड़ा देख तो लेकिन हिंदी में समझे क्या है, कितना रिवीजन हो रहा है। नहीं तो हिंदी क्या पूरे 30 नंबर का करें कि छोटे छोटे पार्ट में करें? जितना पढ़ाएं, क्या कौशल वगैरह सब पढ़ा दिए, पीछे की सारी चीज पढ़ा दिए, उतना का कर देते हैं, है ना? जो पढ़ा रहे हैं वही चीज तो उसमें दिखता है, अलग थोड़ी दिखता है। हाँ, हिंदी वाला ही। पूरे 30 का करेंगे, आधे घंटे का। हाँ, पूरा मिला जुला टेस्ट होगा, जो अब तक पढ़े हैं उसी में से है, अलग नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं। ग्रामर का 2 क्वेश्चन होगा, बाकी पेडागोगी का होगा, पैसेज भी होगा, पोएट्री भी होगी। हाँ, तो पेडागोगी पढ़ तो रहे हैं जब लगातार, तो यही तो है पेडागोगी, और क्या है। लिखेंगे पठन कौशल में पठन का क्या अर्थ होता है? हाँ, लिख लीजिए।
पढ़कर अर्थ को समझना, यही है पठन। पढ़कर अर्थ को समझना। 100 बार क्वेश्चन पूछता है पठन माने क्या होता है, और हर बार आंसर गलत होता है, क्योंकि ये लाइन कहीं किसी को दिखता ही नहीं। अर्थ को समझना जरूरी है, तभी लगेगा आप पढ़ रहे हैं, नहीं तो बुदबुदाए और रीडिंग देके चले जाए, अर्थ समझ में नहीं आए तो उसको पठन नहीं कहते हैं। आप धार्मिक किताबें संस्कृत में पढ़ते हैं इसलिए कि पढ़ने से पुण्य होगा, तो कोई फायदा ही नहीं है, समझा ही नहीं ना उसमें क्या लिखा है, तो पुण्य कहां से होगा। समझा नहीं, जीवन में अप्लाई नहीं किया तो कोई पुण्य नहीं। पढ़ने आता है और समझने नहीं आता तो उस पठन का भी कोई मतलब नहीं है। हमारे यहाँ भी अक्सर देखने को मिलता है, मुस्लिम समुदाय में भी कुरान पढ़ते हैं लोग अरबिक में, उसका अर्थ समझ में नहीं आता लिखा क्या है, क्यों लिखा है, इसमें क्या करना है नहीं करना है। लोग इसलिए पढ़ते हैं कि इससे हमको क्या होगा, पुण्य मिलेगा। अरे पुण्य तब मिलेगा जब उसमें लिखी हुई बातों का जीवन में उपयोग होगा। यही समझाना है सोसाइटी को कि पढ़ना पर्याप्त नहीं है, पढ़कर समझना जरूरी है। क्लियर हुआ। तो आप किस लिए पढ़ाएंगे, पठन किस लिए कराएंगे, पढ़कर समझने के लिए। लाइन चेंज करके लिखेंगे, पठन के लिए आवश्यक तत्व, पठन के लिए आवश्यक तत्व। सबसे जरूरी क्या है पढ़ने के लिए, पठन के लिए सबसे जरूरी क्या है। अरे आपकी आंख, किससे पढ़ेंगे बिना देखे। पढ़ने के लिए कान जरूरी है। अभी सिर्फ पठन सुनने की बात नहीं कर रहे हैं। दृश्य इंद्रियों, ऐसे लिख सकते हैं इसको, दृश्य इंद्रियों की क्रियाशीलता। आपकी जो दृश्य इंद्रिय है उसको क्या बोलते हैं हम लोग सामान्य भाषा में। हाँ, अब सीटेट में लिख दे तो खोजते रहिएगा कि दृश्य इंद्रिय माने क्या होता है, तो पता चले कि आंसर गलत करके आ गए। दृश्य इंद्रिय का मतलब आंख होता है, दोनों आंख काम करना चाहिए आपका, पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, भाषा लिपि का ज्ञान, भाषा लिपि का ज्ञान दूसरा है, बी नंबर में लिख लीजिए, भाषा लिपि का ज्ञान। तीसरा, रुचि एवं एकाग्रता, रुचि एवं एकाग्रता, कॉन्शस होना एकदम, एकाग्रता। बगुला एकाग्र होता है ना शिकार के लिए, वही है एकाग्रता। अब क्या ये भी पहली बार सुने हैं एकाग्र होना, रुचि और एकाग्रता। और अंत में लिखेंगे भावों और विचारों को समझने की योग्यता, भावों और विचारों को समझने की योग्यता। पढ़ के क्या करना है, भाव को समझना है, अर्थ को समझना है। पठन में तो आवश्यक तत्व में नहीं है, वो पठन की विशेषताओं में आएगा। पढ़े तो कैसे पढ़े, वो शुद्ध उच्चारण वहां है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पठन के लिए आवश्यक तत्व, कि उसके बिना पठन हो ही नहीं सकता। बिना उच्चारण का भी तो पठन कर सकते हैं, सही नहीं आए तभी पढ़ाई का काम हो जाता है। वर्णमाला की समझ तब जब पठन की शुरुआत करनी है, सब करना है, अभी खत्म नहीं हुआ है कहानी। लाइन चेंज करके लिखेंगे, बच्चों में पठन कौशल विकसित करने के उपाय, बच्चों में पठन कौशल विकसित करने के उपाय। हो गया। इसमें पहला लिखेंगे सृजनात्मक लेखन, सृजनात्मक जिसको क्रिएटिव कहा जाता है, सृजनात्मक लेखन। दूसरा, कल्पनात्मक लेखन, कल्पनात्मक लेखन, कल्पना करना, लेखन। अच्छा, हम कुछ और पढ़ने लगे। पठन है ना, तो पठन को विकसित करने में तो ये नहीं आएगा ना।
हमको दिमाग में लेखन घुसा हुआ है तो लेखन लिखवा रहे हैं। दोनों पॉइंट को काट दीजिए, दोनों का संबंध लेखन से है। पठन को विकसित करने के उपाय में क्या लिखेंगे? सबसे पहला लिखेंगे कहानी या कविता को समझकर पढ़ना। कहानी या कविता को समझकर पढ़ना। नेक्स्ट, बाल साहित्य को पढ़ने का अवसर देना। बाल साहित्य को पढ़ने का अवसर देना। नेक्स्ट, किसी अनुच्छेद को पढ़कर तथा समझकर उसका टाइटल सुझाना। पढ़कर एवं समझकर उसका टाइटल माने नाम होता है, कहानी का नाम, उसका टाइटल सुझाना। टाइटल माने उसका नाम देना। कहानी का कोई नाम होता है ना, उसी को टाइटल कहते हैं। तो जैसे कोई पैसेज लिखा हो और समझ में नहीं आ रहा हो कि इसका नाम क्या दे, तो पहले पढ़ के समझना होगा और उस आधार पर उसका नाम देंगे कि ये किससे संबंधित है। नेक्स्ट लिखेंगे पठन में रुचि का होना आवश्यक है। पठन में रुचि का होना आवश्यक है। हाँ, अगला पॉइंट में रुचि का होना आवश्यक है। नेक्स्ट लिखेंगे गद्य, पद्य, मुहावरे। गद्य, पद्य और मुहावरे पढ़ने का अवसर देना। नेक्स्ट, पठन से शब्द भंडार की वृद्धि होती है। अगला पॉइंट, पठन से शब्द भंडार की वृद्धि होती है। नेक्स्ट देखेंगे पढ़ना एक मानसिक क्रिया है। पढ़ना एक मानसिक क्रिया है। हो गया। अब लिखेंगे हम लोग पठन के प्रकार। पठन के प्रकार माने क्या? क्या क्या बोलकर पढ़ना? चलिए देखते हैं। सबसे पहला लिख रहे हैं लाउड रीडिंग। दूसरा लिख रहे हैं साइलेंट रीडिंग। तीसरा लिख रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, इंटरनल, आंतरिक पठन। कौन सा नाम? बोलकर पढ़ना तो लाउड रीडिंग में आ ही गया ना। इंटरनल चौथा,
एक्सटर्नल रीडिंग, पांचवा स्कीमिंग, छठा स्कैनिंग, इतने सारे प्रकार हैं, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा समझेंगे। इसका और भी नाम है, इंटरनल का नाम होता है इंटेंसिव रीडिंग, ये भी लिख लीजिएगा, इसी को इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं। और एक्सटर्नल का नाम होता है एक्सटेंसिव रीडिंग। हम हिंदी लिखवा दे रहे हैं क्योंकि ये हिंदी के प्रकार में आता ही नहीं है। अब ये जो दो शब्द दिखिएगा ये अंग्रेजी ऐसे ही लिखा रहेगा हिंदी के क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे उसका? स्कैनिंग को स्कैनिंग लिखा जाता है, स्कीमिंग को स्कीमिंग लिखेगा, उसका कोई हिंदी नहीं, तो क्या किया जाएगा? पहला लिखे हैं लाउड रीडिंग, मतलब सस्वर पठन, सस्वर, स्वर के साथ पढ़ना, सस्वर पठन पहले का हिंदी लिखेंगे। क्या इसे समझाने की जरूरत है? बोल बोल के पढ़ना। छोटे बच्चों को बोल बोल के पढ़ने के लिए सलाह दी जाती है, क्यों? ताकि उसकी गलतियों को सही कर सके। जब हम सुनेंगे तब तो छोटे बच्चे को क्या कहा जाता है? जो भी पढ़ो बोल बोल के पढ़ो, ताकि हम देख सके कि वो पठन सही कर पा रहा है कि नहीं। इसलिए नाम आता है लाउड रीडिंग, छोटे बच्चों के लिए उपयोगी है। दूसरा है साइलेंट रीडिंग, शांत होकर अपना पढ़ना अपने मन में। तो जब बच्चे को पढ़ने की आदत हो जाती है, समझ आ जाती है, तब वो साइलेंट रीडिंग करता है। होता है? आप कौन सी रीडिंग करते हैं? साइलेंट। बगल वाले को पता भी नहीं होता और हम पढ़ रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं उन चीजों को, तो इसको क्या कहेंगे? साइलेंट रीडिंग को मौन पठन, मौन यानी शांत, मौन पठन हिंदी में कहते हैं। तीसरा है इंटरनल या इंटेंसिव, दोनों एक ही नाम है, मतलब किसी उद्देश्य के साथ कोई चीज पढ़ना, कि आज मुझे ये पढ़ के समझना है, इरादा, पढ़ने का इरादा हो तो इंटेंसिव होता है। इंटरनली अंदर से मन कर रहा है कि पढ़े, इंटेंसिव को आंतरिक पठन कहा जाता है। आंतरिक पठन मतलब जिसमें पढ़ने का उद्देश्य यानी इरादा शामिल होना चाहिए, पढ़ने का इरादा हो, मन करे अंदर से। ऐसा नहीं कि पापा की साइकिल या मोटरसाइकिल देखे तो दौड़ के लाके किताब लेके बैठ गए, उसको इंटेंसिव नहीं कहते हैं। आपकी नजर बच्चे पर जब पड़ रही हो, लगे कि कुछ पढ़ रहा है, कोई चीज खोज रहा है, खुद ही पढ़ रहा है, कोई कह नहीं रहा है, तो कौन सी रीडिंग कर रहा है वो? इंटेंसिव, जिसमें उसे पढ़ने का इरादा खुद है, किसी दबाव में आकर पढ़ाई नहीं हो रही है। समझ में आ गई बात? इरादा के साथ पढ़ना। और एक्सटेंसिव में बाह्य पठन इसको कहते हैं, बिना इरादा के पढ़ना, मतलब क्या कहते हैं? टाइम पास करना, कि भाई 1 घंटा 8 बजे तक पढ़ाई का टाइम है, किसी तरह 8 बजे तक पन्ना उलटते हैं, 8 बजे के बाद किताब पटको भागो। ऐसे टीवी देखते रहते हैं, जैसे ही साइकिल या मोटरसाइकिल की आवाज आई, पापा आ गए, तुरंत टीवी बंद, सब कुछ एकदम बेस्ट, एकदम किताब उताब खुल गया बढ़िया। पापा को भी पता होता है कि अभी शुरू किया है सब। मतलब समझ में आ रहा है ना, कि पढ़ने का इरादा नहीं है, लेकिन मजबूरी में किसी की वजह से पढ़े, उद्देश्य नहीं है, तो वो एक्सटेंसिव रीडिंग कहलाती है। क्लियर है? स्कीमिंग माने, स्कीमिंग माने क्या? स्कीमिंग का मतलब होता है प्रिटेंड टू रीड, अंग्रेजी में ही कहा जाए तो प्रिटेंड टू रीड, पढ़ने का बहाना करना, यही स्कीमिंग है। आप पूरे अखबार में कौन सी चीज पढ़ते हैं? ध्यान से मुझे बताइएगा। अखबार कम से कम 12-14 पेज का होता है और इतना बड़ा सा एक पेज होता है। तो आप क्या करते हैं? आप वो खबर पढ़ते हैं जो आपको जरूरत है, बाकी सबको क्या किए? छोड़ देते हैं। तो वही स्कीमिंग कहलाती है। अखबार लेके बैठने का मतलब टाइम काट रहे हो, पढ़ने का बहाना है, किसी तरह लेके बैठे हुए हैं। देखा है लोगों को ना,
टाइम काटना हो तो क्या करता है, अखबार है क्या, समझता है अखबार में टाइम बेवजह पढ़ के गुजर जाएगा, कोई उद्देश्य नहीं है। तो जहां पढ़ने का बहाना हो, स्किमिंग होता है। जैसे पूरा अखबार मैंने आज तक किसी को पढ़ते नहीं देखा है, वो क्या करेगा, मेन मेन हेडिंग पढ़ा, बात समझ गया अंदर क्या होगा, हेडिंग पढ़ा और आगे बढ़ गया। कोई कोई खबर लगे कि नहीं इसकी डिटेल पढ़नी जरूरी है, वही पढ़ता है। बाकी पूरा अखबार 10 से 15 मिनट में पढ़ के फेंक के चला जाता है। कोई 15 मिनट में पूरा अखबार पढ़ ले, समझ ले, असंभव। तो उसने क्या किया, उसके रीडिंग का टाइप स्किमिंग। जर्नल या पत्रिकाएं छपती है, पूरा पत्रिका कोई पढ़ता है क्या, पेज उलट उलट के फोटो देख लेता है, जो अच्छा लगे उसको पढ़ता है, बाकी छोड़ दिया। प्रतियोगिता दर्पण, ऐसी बहुत सी चीजें उसमें छपती है, हमको लगता है कि मेरी जरूरत की वो नहीं है, मेरे करंट अफेयर की बात यहाँ है तो उतना पढ़ के छोड़ देते हैं। ये सब बताती है कि आप क्या कर रहे हैं, पढ़ने का तरीका स्किमिंग, मतलब प्रिटेंड टू रीड। उसके बाद क्या लिखा है नीचे, स्कैनिंग माने क्या, अक्षरशः पढ़ जाना है, एक भी शब्द छूटना नहीं चाहिए, स्कैन कर लेना, एक भी शब्द न छूटे, अक्षरशः पढ़ना। और ऐसा लगेगा कि आप इसलिए पढ़ रहे हैं कि किसी चीज को स्पेशली ढूंढ रहे हैं उसमें कहां है, एक शब्द भी छोड़ के पढ़ेंगे क्या पता वही शब्द हो। तो स्कैनिंग कहलाती है, डिक्शनरी से किसी एक शब्द को ढूंढना जो आपके लिए जरूरी हो, स्कैनिंग करना पड़ता है। ठीक है, मान लीजिए कि आपका कोई पेज इतना बड़ा सा है, इसमें पूरा इंग्लिश लिख के भरा हुआ है, आपसे सवाल किया जाएगा पढ़ के बताओ कि इसमें 100 कहां लिखा हुआ है, SAW। तो आपको लाइन बाय लाइन सब पे अक्षरशः जाना पड़ेगा ना, कि छोड़ छोड़ के पढ़िएगा तो मिल जाएगा, नहीं ना, अक्षरशः सारे शब्दों को पढ़ना पड़ेगा, तब कहीं SAW लिखा रहेगा तो अंडरलाइन करेंगे कि अच्छा यहां है। तो ये कहलाती है पढ़ने की विधि स्कैनिंग, एक शब्द छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, कौन सा, विस्तृत पठन, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि छूटा कुछ नहीं तो सब पढ़ गए, इसको थॉरो स्टडी कहा जाता है, विस्तृत पठन। और स्किमिंग में क्या करते हैं, जितना जरूरत हो उतना पढ़े, बाकी फेंके और चल दिए, हमारा काम खत्म। सरसरी तौर पे पढ़ना, हाँ, जितनी जरूरत हो उतना देखा, पन्ना उलटते गए, आगे बढ़ गए। एक और इसमें शब्द मिल गया, सरसरी पठन, इसमें आ जाता है विस्तृत पठन, ऐसे भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने दे दिया, बस ध्यान रखिएगा क्या क्या प्रयोग करेंगे। सरसरी तौर पे पढ़ना मतलब खाली हेडिंग देखना, आगे बढ़ जाना, पूरा डिटेल नहीं समझना। एक चीज और इंटेंसिव में आता है, जब इंटेंसिव स्टडी रीडिंग करते हैं तो इसको डीप स्टडी के नाम से भी जाना जाता है, गहन पठन भी कहते हैं। और जो एक्सटेंसिव होता है उसमें डीप स्टडी नहीं होती, ऊपर ऊपर पढ़ना होता है, क्या कहते हैं उसको, नजर से गुजरना, बस इतना कहा जा सकता है एक्सटेंसिव में कि वो चीज नजर से गुजर गया, नजर से गुजरना। लेकिन इंटेंसिव जहां इरादा है पढ़ने का, डीप स्टडी करके बात को समझते हैं कि कोई तथ्य छूट ना जाए। जैसे कोई बता दे कि सुनो मोटिवेशन में से कल क्वेश्चन एकदम पक्का आएगा, तो आप घर पे जाके क्या करेंगे, उसी एक चैप्टर को गहराई से पढ़ के समझ लेंगे कि कल इसी का टेस्ट है, बाकी सब छोड़ देंगे। और कुछ और कोई टाइप है इसमें, कौन सा, क्रिटिकल रीडिंग। रीडिंग में क्रिटिकल वर्ड तो हम आज तक सुने ही नहीं है, कहां से मिला ये, रीडिंग का टाइप में क्रिटिकल रीडिंग। क्रिटिकल वर्ड अंडरस्टैंडिंग में आता है, क्रिटिकल राइटिंग में आता है, रीडिंग का पार्ट नहीं है। और कोई टर्म है जो रीडिंग का पार्ट हो सकता है, सोचिए, क्रिटिकल नहीं है, इसके अलावा एक सवाल यह भी पूछता है कि कौन सा पठन का वो प्रकार है जिसमें सिर्फ मेन आइडिया को पढ़ के समझ के आगे बढ़ जाते हैं। सरसरी तौर पर पठन, मेन आइडिया को पढ़े समझे और आगे बढ़ गए, हमें समझ में आ गया कि कहानी क्या है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं, पिक्चर भी देखते हैं ना, तो पिक्चर का कुछ अंश चला तो वो समझ जाते हैं कि पिक्चर किस चीज पर आधारित है, बाद में ऐसा होगा वैसा होगा, सब क्लियर है, समझ में आ रहा है।
कहानी को शुरुआत को पढ़ते ही समझ जाना, तो वो कहते हैं सरसरी तौर पर वो समझ चुका है कि क्या क्या बातें हैं उसमें। और कोई नई बात इसमें नहीं ना? आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी अगर सब पढ़ रहे हैं तभी नहीं कह सकते, छोड़ छोड़ के पढ़ना जितना जरूरी हो उतना। जैसे मैंने एग्जाम्पल पूछा ना, आज तक कोई बैठ के अखबार के पहले लेटर से आखिरी लेटर तक सब कोई पढ़ता है? छोड़ छोड़ के पढ़ता है जो जरूरत का हो। तो वही सरसरी तौर पे पठन कहलाता है। अब आगे लिखेंगे, पठन के प्रकार खत्म। लेखन, लेखन क्या है? कौन सा? लेखन माने क्या? लेखन माने लिख देना, लिखने की कला। और क्या चीज? सही सही वाक्य को लिखना। सोचिए, सोच के बताइए, इतने देर से आप क्या कर रहे हैं? तो लिखने को बताने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? लिख रहे हैं तो सुनकर लिखना। बताइए। अच्छा, ये नहीं लगता कि हम ये सब पूछते ही क्यों है कि लिखना माने क्या होता है? कोई सवाल अजीब सा नहीं है? सवाल अजीब नहीं लग रहा है कि लोग लिखना समझते हैं कि लिखना क्या, लिखना क्या कहलाता है? कौन पूछता है? जो हम बोल रहे हैं लिख रहे हैं तो लिखने को लिखना कहेंगे, ऐसा कोई डिफिनेशन अच्छा लगेगा कि लिखने को लिखना कहते हैं? लिखिए, लिखिए, ध्वनि को, ध्वनि यानी साउंड को लिपिबद्ध करना लेखन कहलाता है। ध्वनि को लिपिबद्ध करना यानी किसी लिपि में डिनोट करना लेखन कहलाता है। अब मेरी बात समझ में आ गई होगी? आप किस लिपि में लेखन कर रहे हैं? तो मैं जो मुख से ध्वनि निकाल रहा हूं उसी चीज को आप किसी लिपि में कर रहे हैं, लिपि में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसी को क्या कहेंगे? लेखन। क्लियर हुआ? अब जो आप कह रहे थे वो भी समझ में आ गया? चलिए ठीक। लिखेंगे इसमें, लेखन के लिए, लेखन के लिए ध्यान देने योग्य बातें, लेखन के लिए ध्यान देने योग्य बातें। हो गया? क्या क्या जरूरी है लेखन में? पहले लिखेंगे, छात्रों के बैठने का ढंग उपयुक्त हो। पहला पॉइंट, बैठने का ढंग उपयुक्त हो। वही जो दिखाई नहीं दे रहा है, बैठने का ढंग उपयुक्त हो। लेखन में सबसे पहले वही जरूरी है। मतलब डायरेक्ट टोकना अच्छी बात नहीं है ना, इसीलिए लिखवा दे रहे हैं ताकि याद रहे। नेक्स्ट लिखेंगे इसमें, स्लेट, बच्चों के लिए स्लेट होता है या कॉपी, दोनों लिखेंगे। स्लेट या कॉपी आंख के बहुत नजदीक ना हो। स्लेट या कॉपी आंख के बहुत नजदीक ना हो, अर्थात 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। बहुत नजदीक ना हो अर्थात 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट, कलम पकड़ने का ढंग सही हो। लेखन में ये सब देखा जाता है, छोटी छोटी बातें।
कलम पकड़ने का ढंग उचित हो, अक्षर सुडौल हो मतलब सुंदर, अक्षर सुडौल हो, समय तथा स्थान की उपयुक्तता, समय तथा स्थान की उपयुक्तता, उपयुक्तता का ध्यान रखे, उपयुक्तता का ध्यान रखे। नेक्स्ट, कर्सिव को क्या बोलते हैं? तिरछा लेखन ना करे, हिंदी को तिरछा नहीं लिखते हैं, तिरछा लेखन ना करे, तिरछे, कर्सिव बोलते हैं इसको इंग्लिश में, कर्सिव राइटिंग, तिरछे लेखन ना करे। नेक्स्ट, उचित विराम, अर्धविराम, उचित विराम, अर्धविराम, मात्रा तथा हलंत, मात्रा तथा हलंत का उचित प्रयोग करें। हलंत समझ रहे हैं? दो बिंदु देते हैं तो हलंत कहलाता है। मात्रा तथा हलंत का उचित प्रयोग करें। अब क्या हलंत भी लिखने नहीं आ रहा है? ऐसी हालत हो गई है। हलंत इसको कहते हैं, तो इसका प्रयोग सही ढंग से करेंगे ना, नहीं तो राइटिंग गलत मानी जाएगी। नेक्स्ट, शिक्षक को स्वयं आदर्श लेखन प्रस्तुत करना चाहिए। शिक्षक को स्वयं आदर्श लेखन प्रस्तुत करने चाहिए। नेक्स्ट, आदर्श लेखन प्रस्तुत करने चाहिए। नेक्स्ट, सुलेख की प्रतियोगिता कराएं। सुलेख, अच्छा लेखन को बोलते हैं, सुलेख की प्रतियोगिता कराएं। नेक्स्ट, सृजनात्मक लेखन का पोषण करें। सृजनात्मक लेखन का पोषण करें। नेक्स्ट, लिखने की स्वतंत्रता दे। लेखन का पोषण करें। इसके बाद क्या बोले हैं? लिखने की स्वतंत्रता दे। नेक्स्ट, गृह कार्य में, गृह कार्य होमवर्क में सुलेख को अपनाएं। गृह कार्य में सुलेख को अपनाएं मतलब अच्छे लेखन को, सुलेख को अपनाएं। समय समय पर लेखन की जांच करें। समय समय पर लेखन की जांच करें। नेक्स्ट, लिखने में समय समय पर लेखन की जांच करें। वेरी स्लो, इतना पीछे कैसे हो गए? पूरा का पूरा लाइन छूट जा रहा है। अब हम भूल गए ना लिखने में क्या। जब अगले पॉइंट पर हो पिछला पूछिएगा तो तारतम्यता डिस्टर्ब हो जाती है। क्या बोल रहे थे हम? इसके बाद क्या बोले हैं? लिखने में। अब तो हम भी सोचेंगे ना लिखने में, बहुत जरूरी पॉइंट था। ऐसे लिखिए, लेखन की शुरुआत वर्णमाला से की जाती है। ऐसे लिखना था, लेखन की शुरुआत वर्णमाला से की जाती है। हो गए? अब लिखेंगे हम लोग लेखन के प्रकार। कितने टाइप की राइटिंग्स होते हैं? लेखन के प्रकार सबसे पहला लिख रहे हैं, नैरेटिव राइटिंग। दूसरा
डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, क्या मेरे बोल देने से लिख लीजिएगा कि लिखना पड़ेगा? डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, सबका हिंदी बता देंगे, पहले अंग्रेजी नोट कर लीजिए, क्योंकि अंग्रेजी में भी ये सब चीजें देखना पड़ना था, हिंदी में भी पढ़ना था। तीसरा लिखेंगे एक्सपोजिटरी राइटिंग, ये सब आपने पढ़ा ही होगा, पहले पढ़ा था ना? एक्सपोजिटरी राइटिंग। चौथा परसुएसिव राइटिंग, बहुत सारे नाम है इसमें। परसुएसिव राइटिंग। नेक्स्ट क्रिएटिव राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग। नेक्स्ट सब्जेक्टिव राइटिंग, सब्जेक्टिव लिख लीजिएगा, व्याख्यात्मक जो लिखते हैं वो। सब्जेक्टिव राइटिंग, ऑब्जेक्टिव राइटिंग, हो गया। पोएटिक राइटिंग, रिव्यू राइटिंग, और कौन सा राइटिंग होता है? और कोई राइटिंग का प्रकार है? आज तक इतना राइटिंग का प्रकार कभी पढ़ा ही नहीं है, लेकिन पिछले 2 साल का क्वेश्चन देख के इतना पढ़ाना पड़ रहा है, इतना जरूरत ही नहीं था कभी। कौन है भाई? अरे कोई और राइटिंग का प्रकार है? हो सकता है ना, कौन सा? भावनाओं को तो हम भी समझ पा रहे हैं, लेकिन लिख नहीं सकते। टाइप ऑफ राइटिंग है। लोग अपने जज्बात को कागजों पर लिख के दे दिया करते थे किसी ज़माने में, कबूतरों से भी भेजा करते थे, लेकिन वो नहीं लिख सकते। एक और लिख देते हैं टेक्निकल राइटिंग। हो गए 10 पूरे। अब तो इसका हिंदी सबसे जानना कठिन काम है, सबके प्रकार के। सबसे पहला है नैरेटिव। नैरेटिव माने घोषणात्मक लेखन जिसको कहते हैं, वही है नैरेटिव। नैरेटिव, घोषणात्मक लेखन, नैरेटिव राइटिंग। घोषणात्मक लेखन नहीं लिख पा रहे हैं? अच्छा, कैसे लिखा जाता है? हैरी पॉटर देखा है आपने? पिक्चर कितने सारे हैं, 1 2 3 4 5 6। फास्ट एंड फ्यूरियस पिक्चर देखिए, 9 10 तक आ चुके हैं। जब कोई भी कहानी, कोई भी चीज सीरीज में हो तो नैरेटिव हो जाता है।
इसको सीरीज राइटिंग भी कह सकते हैं आसान भाषा में। सीरीज राइटिंग मतलब वो कभी खत्म ही नहीं होता है, हर बार आखिरी में शुरू हो जाता है। जैसे हॉलीवुड की जितनी पिक्चर होती है जहां खत्म होता है ना, वहां लगता है कि नहीं कुछ बाकी है, यहाँ कुछ और आएगा, अब आगे कुछ और आएगा। बाहुबली आया पार्ट 1 पार्ट 2, पार्ट 1 आया उसी समय पता चल गया कि पार्ट 2 आना पक्का है। KGF, तो ये सब है सीरीज में होंगे, नैरेटिव राइटिंग है। अब क्लियर हुआ? और एग्जाम्पल बताएं। भीम 1 2 3 मोगली पिक्चर आया वो उसमें भी 1 2 3 करके कितने आ गए कहानियों में भी। तो ये सब वही है, सीरीज राइटिंग है। कोई आदमी अपने दिमाग से कहानी का अंत बार बार बदल के कुछ नया क्रिएट कर रहा है। दूसरा क्या है? डिस्क्रिप्टिव, व्याख्यात्मक लेखन, जिसमें व्याख्या करते हैं, डिस्क्राइब। व्याख्यात्मक लेखन, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। हो गए? तो डिस्क्रिप्टिव से फायदा क्या होता है? किसी चीज को इतने अच्छे अंदाज में लिखना है कि दिमाग में छप जाए एकदम कि क्या बातें थी, उसका पूरा पिक्चर दिमाग में आने लगे। पढ़ रहे हैं यहाँ, लिख रहे हैं देख के, लेकिन पूरा पिक्चर दिमाग में घूम रहा है कि कहाँ क्या था, राइट में ऐसे देखा वैसे, पूरा पिक्चर दिमाग में घूमे और उसके बारे में राइटिंग करना हो तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करते हैं। एक एक पहलू के बारे में, एक एक मिनट, एक एक सेकंड के बारे में लिखते हैं। एक किताब का नाम है, शायद आपने सुना भी नहीं होगा, इंडिया में वैसे भी बहुत कम लोग पढ़ता है, फ्रीडम एट मिडनाइट, आज़ादी आधी रात को। किसको मिला? अपने ही देश को। बुक का टाइटल यही है, आज़ादी आधी रात को, हिंदी में है इसका नाम, और अंग्रेजी में है फ्रीडम एट मिडनाइट। क्लियर हो गया? इसके राइटर इंडिया का कोई आदमी नहीं है, फ्रांस के 2 राइटर हैं, लैरी कॉलिंस नाम है और एक का पता नहीं क्या नाम है, लैरी कॉलिंस। उन्होंने पूरा का पूरा इतिहास जो गांधी के जस्ट पहले से लेकर आज़ादी तक को जोड़ता है, लोगों से इंटरव्यू ले लेके, वो जो बूढ़े आदमी मर रहे थे आज़ादी के जस्ट आसपास खत्म हो रहे थे, उनसे इंटरव्यू ले लेके हकीकत क्या थी वो जान के पूरी किताब लिखी गई है। गांधी की हत्या के पहले से घटना एक एक मिनट का लिखते हुए, और घटना के बाद क्या हुआ वो सारा चीज उसमें है। जब देश बट गया उसके बाद क्या हुआ वो सब भी, उसके बाद गांधी की मृत्यु होती है 48 में, वो सब भी, सब कुछ उसमें दर्ज है। लेकिन वो किसी राइटर का, किसी धर्म का, किसी व्यक्ति का पक्षपात नहीं है उसमें। बाकी जितना हिंदुस्तान का किताब पढ़ेंगे इतिहास का, उसमें क्या दिखता है? पक्षपात। अगर कोई मुस्लिम राइटर ने लिखा है तो मुस्लिम राजाओं को बेहतर दिखाने में परेशान है, और किसी हिंदू राइटर ने लिखा है तो वो अपने राजाओं को बेहतर दिखाने में परेशान है। हकीकत क्या है, दोनों में से किसी को मतलब नहीं है। तो वैसे राइटर की हमारे यहाँ बहुत ज्यादा भरमार है, लेकिन विदेशी लोगों को हिंदुस्तान में कौन अच्छा था कौन बुरा था इस बात से मतलब नहीं है। जो सच है वो लिख दिया, अब आप समझते रहिए, आप जानते रहिए। तो ये किताब इंडिया में बैन कर दिया गया, इतनी सच्चाई थी इसमें। हाँ, एक लाइब्रेरी में मिल गया, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, बहुत पुरानी। ये किताब मिल जाएगा, अभी भी मिलना चाहिए। उस समय बैन हो गया था जब छपा था तब, इतनी ज़्यादा सच्चाई थी। बाद में दूसरी गवर्नमेंट आई, जैसे जैसे चेंजेज आई फिर उस किताब को लागू कर दिया गया। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों की लिस्ट में आती है, दुनिया में, पूरी दुनिया में बिका, क्योंकि हर कोई हिंदुस्तान की आज़ादी को जानना समझना चाहता था। गांधी की हत्या कैसे हुई, गांधी एक इंटरनेशनल नाम है, समझना। पूरी तरह ये राइटिंग क्या है? डिस्क्रिप्टिव, एक एक मिनट, एक एक घंटे की पूरी बात उसमें दर्ज है। और न सिर्फ इंडिया बल्कि उस समय ब्रिटेन में क्या चल रहा था, वहां के प्रधानमंत्री क्या सोच रहे थे, किस तरह प्रधानमंत्री में बदलाव आया, भारत की आज़ादी के लिए क्या सोचा उन्होंने, किस आदमी को भेजा, सब कुछ। ऐसा लगेगा कि आपका एक पैर इंडिया में है और दूसरा ब्रिटेन में है, और दोनों कहानी को जोड़कर पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। ये कब पढ़ना चाहिए? अभी सीटेट के दौरान तो मत ही पढ़िए, जब खाली समय रहता है ना, जिसका लगे क्या प्रयोग करे, कहाँ पढ़े, ऐसी चीजों को पढ़ने और सीखने में लगाइए, बहुत क्रिएटिव आइडिया मिलता है और खूब हंसी भी आता है पढ़ पढ़ के। राइटिंग का अंदाज इतना बढ़िया है राइटर का कि चीजों को इतने अच्छे से शब्दों में पिरो पिरो के लिखा है कि कई जगह पढ़ के हंसी आएगी, इतना खो जाइएगा आप उसमें। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग यही कहलाती है, बहुत कम देखने को मिलती है ऐसी। तीसरा तीसरा क्या लिखे हैं? एक्सपोजिटरी राइटिंग।
इसका हिंदी क्या होता है? जरा देखिएगा, हिंदी याद नहीं आ रहा है। किसी चीज को मतलब दूसरों के सामने प्रस्तुत करना, एग्जैक्टली हिंदी क्या है वो नहीं पता। प्रस्तुतिकरण नहीं है, कुछ और हिंदी होगा। जब आप कई हिंदी बताइएगा तब हम बता देंगे कौन सा सही है। हमने सुना है लेकिन याद नहीं रहता है क्या हिंदी होगा। एक्सपोजिटरी का हिंदी अर्थ प्रकाशक। इसके अलावा कुछ और? हाँ सही है, एक्सपोजिटरी। वर्णनात्मक, वर्णनात्मक लेखन। ये होता क्या है? किसी चीज की व्याख्या फैक्ट के आधार पर करना। फैक्ट मतलब जो सच्ची बातें हैं वो सब फैक्ट के आधार पर किसी चीज की व्याख्या कर रहे हैं तो उसे एक्सपोजिटरी कहते हैं। जैसे आज के डेट में किसी भी नेता से भाषण देने से पहले उसे लोग सवाल पूछ रहा है। कई जगह तो देखे हैं कि मतलब गांव में दौड़ा दौड़ा के मारा है, जूता चप्पल चला चला के चुनाव आ गया, फिर आ गया तुम, और मतलब दौड़ते गिरते पड़ते गाड़ी में बैठ के भागा है लोग नेता। ऐसी हालत है अभी देश में, कुछ लोगों की सोच समझ में आई है। इसमें जब कोई व्यक्ति किसी के बारे में कुछ फैक्ट दिखाते हुए, फैक्ट मतलब आपके बारे में क्या सच्चाई है वो फैक्ट को दिखाते हुए एक्सप्लेन कर रहा है। फैक्ट मतलब जिसमें झूठी बातें ना हो, जो है सब ओरिजिनल सच्ची बातें। तो फैक्ट को बताते हुए किसी चीज को राइटिंग करे और उसका रेफरेंस भी दे कि ये चीज मैंने यहां से प्राप्त की, ये चीज यहां से देखा, रेफरेंस देने के साथ फैक्ट को लिखे तो क्या कहेंगे? एक्सपोजिटरी राइटिंग कहते हैं। इसमें फैक्ट का होना बहुत जरूरी है, बिना फैक्ट का एक्सपोजिटरी राइटिंग नहीं होता। आगे बढ़ेंगे। लिख रहे हैं कि ऐसे ही सुन के रह जा रहे हैं आप? फैक्ट होना जरूरी है। इसके बाद लिखेंगे परसुएसिव राइटिंग। परसुएसिव राइटिंग परसुएट करने का मतलब क्या होता है पता है? मनाना। परसुएट करना मतलब किसी को मनाना, मनाना मतलब राजी करना किसी काम के लिए, उसी को परसुएट करना होता है। इंग्लिश में लिख लीजिएगा परसुएट अलग से। परसुएट का मतलब राजी करना या मनाना। जैसे कोई आदमी रूठ जाए या कोई आपका काम न करे तो क्या करते हैं? उसको मनाते हैं, वही है परसुएसिव। लिखेंगे इसमें लेखक किसी व्यक्ति को, इसी में लिख लेंगे एक लाइन, इसमें कोई लेखक किसी व्यक्ति को कन्विंस करता है। कन्विंस करना मतलब मना लेना या राजी करना या परसुएट करना, एक ही शब्द है। किसी व्यक्ति को कन्विंस करता है। जैसे आपके क्षेत्र में नाला नहीं है तो आप उससे संबंधित व्यक्ति को कुछ लिख के देंगे तब तो वो नाला बनाने का काम शुरू करे। तो आपकी राइटिंग क्या हो सके? इज्जत से बनाएगा कि कुछ चाहता है, ग्रुप बना के आ जाए कुटाई कर दे, क्या ऐसा लिखना पसंद करेंगे? क्या करेंगे? सर महोदय, हमारे सर्वे सर्वा, आपके कर कमलों से पिछले इतने काम बहुत ही बेहतर हुए, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नाली बनाने के काम को भी अगर आगे बढ़ा दे तो इससे आम जनता को बहुत फायदा होगा और हम सब आपके आभारी होंगे। ये सुन के वो गदगद हो जाएगा कि मतलब जो है सो हम ही हैं उन लोगों के लिए। क्या कहेगा? बहुत ही जल्द काम शुरू करवा रहे हैं। आपने क्या कर लिया? परसुएट कर लिया, मना लिया, और उससे आपका काम क्या हुआ? परसुएसिव राइटिंग। हिंदी, फिर पूछे हिंदी, घर जाके हिंदी खोजते रहिएगा, हम समझा दे रहे हैं क्या क्या है। क्रिएटिव राइटिंग, परसुएसिव घर पे ढूंढ लीजिएगा। क्या? प्रेरक ना। जब तक हिंदी वाला सही शब्द हमको ना मिल जाए हम हाँ नहीं कहते हैं। है तो बहुत सारे। खोज, ठोस ना। यकीनी, मतलब पूछ रहे हैं हिंदी तो उर्दू भी बताने लगा गूगल। छोड़ दीजिए, ठीक है।
हम लोग बात पे उस पर डिस्कस कर लेंगे। आगे बढ़े, क्रिएटिव के बारे में लिखेंगे। क्रिएटिव का मतलब होता है सृजनात्मक लेखन। सृजनात्मक या रचनात्मक दोनों कह सकते हैं। रचनात्मकता का मतलब तो कई बार समझा चुके हैं कि जो आप काम कर रहे हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल हो, किसी की कॉपी ना हो, तो रचनात्मक कहलाती है। कॉपी कर लेंगे तो क्या हो गया? कॉपी कर लेने का मतलब नकल कर लिया आपने किसी का, और बिना किसी से जाने समझे अपने जो समझ आ रहा है वो लिखेंगे, तो वो रचना कैसी होगी? रचनात्मक, क्रिएटिव कहलाएगी। क्लियर हो गया? इसके बाद क्या है? डिटेल में लिखना। सब्जेक्टिव का मतलब ही है डिटेल आंसर राइटिंग होता है, मतलब विस्तृत लेखन इसको कह सकते हैं। जैसे कई बार क्वेश्चन होता है ना, इस चीज का मूल्यांकन करे, इसकी समीक्षा करे, तो कितना लिखना पड़ता है आंसर में, वैसा ही समझ लीजिए सब्जेक्टिव राइटिंग होता है, विस्तृत लेखन। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव, मतलब कम से कम शब्दों में व्याख्या कर देना, ऑब्जेक्टिव राइटिंग कहलाता है। कम से कम शब्दों में लेखन, तो ये ऑब्जेक्टिव राइटिंग कहलाती है। ऑब्जेक्टिव राइटिंग हो गया ना, कम से कम शब्दों में। हाँ, संक्षेप लेखन। जैसे ध्यान से सुन लीजिए, एक वकील किसी व्यक्ति के जुर्म को साबित करने के लिए बहुत सारे डिटेल्स देता है, और सारे डिटेल को सूझने के बाद, समझने के बाद जज ने कम से कम शब्दों में उसकी सारी बात को समेट दिया। क्या कहता है? तमाम गवाहों और सबूतों के मद्देनजर इस व्यक्ति के द्वारा ये वाला जुर्म सही पाया गया है, और इनको दफा इतना और इतना, मतलब आर्गुमेंट देता है कि किस चीज के तहत आपको सजा दी जाएगी। तो वो ऑब्जेक्टिव हो गया कि एग्जैक्ट लिखा हुआ है कि किस चीज के लिए, किस काम के लिए, हर चीज दर्ज है। आपको दफा इतना और इतना के तहत इस चीज की सजा इतने वर्षों के लिए सुनाई जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड, स्थगित हो गया। फैसला सुनाता है, निकल लेता है, कोई डिस्कशन नहीं, बात खत्म। तो वही है कि ऑब्जेक्टिव राइटिंग करता है, कम से कम शब्द में जो लिख दिया वही मानना होगा। और ये राइटिंग बहुत ही खतरनाक है, हर व्यक्ति के पास योग्यता नहीं होती है। वकील भी देखते हैं ना, किसी का केस लिखता है तो कहता है बहुत सोच समझ के शब्द लिखता है, क्योंकि उस शब्द का दूसरा अर्थ अगर वहां निकल गया तो हम ही फंस जाएंगे। तो शब्दों का चयन बहुत जरूरी है, इसलिए कम से कम शब्द में अपनी बातों को रखने की आदत, लिखने की आदत ऑब्जेक्टिव राइटिंग कहलाएगी। आगे क्या है? पोएटिक राइटिंग, मतलब कविता के अंदाज में, शेर व शायरी के अंदाज में लिखना पोएटिक कहलाता है। शेर व शायरी, शेर व शायरी दोनों को मिला देंगे तो शेर व शायरी हो जाएगी। शेर व शायरी करना, कविताएं लिखना, ये सब इसमें आता है पोएटिक स्टाइल। मतलब हर चीज को लगेगा कविता के रूप में बता रहा है। जैसे ये कोई है ना बिहार की, वो कौन सी लड़की है जो गागा के बोलती है कि क्या हालात है बिहार के, फलाना चिलाना। पत्रकार नहीं कह सकते, यूट्यूबर कहते हैं। पत्रकारिता की डिग्री लोगों के पास नहीं होती है। 99% पत्रकार कोई डिग्री नहीं है, तो वो यूट्यूबर है, यूट्यूब पर काम चला रहे हैं, रोजी रोटी। पत्रकार नहीं कहते उनको। पत्रकार आप कहिएगा, इसका मतलब आपको भी समझ नहीं है कि पत्रकारिता क्या है। पत्रकारिता के लिए बहुत लंबी पढ़ाई, एक अच्छी डिग्री की जरूरत होती है। ऐसा नहीं कोई भी माइक लेके आ जाए तो उसको पत्रकार कहेंगे। ऐसे पत्रकारों को सही कहा जाए तो लोग आजकल लत्तम और जुत्तम के साथ बाहर कर रहे हैं हर जगह से। इसको पत्रकार नहीं कहते, यूट्यूबर है जो अपना व्यू बढ़ाने के लिए आपसे कुछ का कुछ पूछेगा, बकवास करेगा, दिमाग खराब करेगा। तो लोग क्या कर रहे हैं? गर्दन पकड़ रहे हैं और लेके बाहर। तुम हो कौन? अंदर कैसे आ गए? किससे इजाजत लिया? नहीं पता लोगों को। रेस चल रहा है क्या आज? नेक्स्ट, पोएटिक समझ गए, हर चीज को कविता के अंदाज में प्रस्तुत करना। इसके बाद है रिव्यू राइटिंग। रिव्यू समझ रहे हैं? नहीं, रिव्यू अलग है, उसी दिन तो बताए थे। अच्छा, उसमें मुझे बाद में मैसेज आया, 2 लोगों ने सिंगल स्टार फिर दे दिया, उसको देने नहीं आया कि स्टार कैसे दिया जाता है। अब कौन दिया पता करते हैं, शो कर देता है, नाम बता देगा कौन सा है। अभी हम लोग चेक नहीं किए, हम सोचे इतना बताए फिर भी गलत है, यानी समझाने का कोई मतलब नहीं हुआ।
सिखाना इतना आसान नहीं होता है, हर आदमी में कोई ना कोई गलती करता ही है। रिव्यू का मतलब होता है कि जैसे पीएचडी मैंने कर रहा है, इतना मोटा सा थेसिस एक आदमी ने मेरे पास रिव्यू के लिए भेजा कि इनकी थेसिस कैसी है समझिए। इतना 300-400 पेज पढ़ने के बाद मैंने 2 पेज में रिव्यू बना के दे दिया। राइटिंग मेरी कितनी देर में हुई सब पढ़ के? सिर्फ 2 पेज में। इन्होंने किस तरह का कंटेंट इस्तेमाल किया है, कहाँ से सैंपल लिया, कहाँ से पॉपुलेशन को इकट्ठा किया, इनके डेटा और टेक्निकल इश्यूज किस प्रकार थे वो सब मेंशन किया, और जहाँ कमी थी उसको भी लिखा, जहाँ बेहतर था उसको भी लिखा और वापस कर दिया। मतलब इसमें सुधार की जरूरत अभी है। तो रिव्यू का मतलब इतना पढ़ो और इतने में वापस करो। हाँ, कम से कम शब्दों में आप अपनी बात रख के खत्म करें, उसको कहते हैं रिव्यू। इसको समीक्षा कहते हैं हिंदी में, समीक्षा लेखन। तो समीक्षा कब करते हैं पता ही है? जब कोई चीज वृहत रूप में हो तो उसका रिव्यू किया जाता है, समीक्षा की जाती है। इसके बाद क्या है? टेक्निकल राइटिंग में समझ रहे हैं ना, टेक्निकल टर्म्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेडिकल वाले लोग क्या लिखते हैं, आम आदमी को समझ में नहीं आता। कौन सा टेस्ट, कौन सा दवा, क्या क्या कुछ का कुछ लिख दिया, नहीं समझ में आया, क्योंकि उसमें वर्ड्स क्या थे? टेक्निकल वर्ड्स थे। वो मेडिकल की टर्मिनोलॉजी है और मैं मेडिकल का कैंडिडेट नहीं हूं, तो मुझे समझ में नहीं आएगा। अब जो इंजीनियर्स वगैरह होते हैं वो किसी चीज की व्याख्या करने के लिए इंजीनियरिंग टर्म्स का प्रयोग कर दिया, हम लेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा। सिम, हाँ, कोडिंग जैसा दिखेगा, तो कह सकते हैं टेक्निकल राइटिंग। आप जितने एप्लीकेशन या मोड देखते हैं सब किसी कोड पर तैयार होते हैं। आप एप्लीकेशन कोई भी डाउनलोड करते हैं ना गूगल प्ले स्टोर से, वो एप्लीकेशन एक कोडिंग में लिखी जाती है और हर एप्लीकेशन की कोडिंग अलग होती है, उसमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोडिंग सेट की जाती है। तो वही टेक्निकल राइटिंग्स कहलाते हैं। पहले उसको लिखा जाता है तब उसको तैयार करते हैं। जितने स्पाई या जासूस होते हैं वो सभी क्या प्रयोग करते हैं? क्या कहते हैं? तकनीकी लेखन कहते हैं, तकनीकी। जितने फील्ड उतने तरह की तकनीकी लेखन होती है, मतलब ये भी लेखन का प्रकार है। टेक्निकल राइटिंग क्लियर? जब किसी फील्ड का एक्सपर्ट राइटिंग करता है अपने फील्ड से रिलेटेड, जो उसी के फील्ड के लोग समझ सके दूसरा नहीं, उसे टेक्निकल कहते हैं। बीच में किसी को मिल भी गया तो समझ में नहीं आएगा कि है क्या और किस बारे में है। सरकारी दस्तावेज में भी बहुत सारे कोडिंग्स होते हैं, बहुत से खंड होते हैं, उपखंड होते हैं। आम आदमी को मिले तो वो देख के फेंक दे, इसकी क्या जरूरत है, इसके खंड का क्या काम है। तो ये हुए इतने प्रकार के लेखन के प्रकार। अब बच्चों में लेखन के प्रकार को अगर आप विकसित करना चाहते हैं तो उसे जो शुरू में पॉइंट लिखवाए हैं उसे अवसर देंगे, काम कराएंगे, सृजनात्मकता का पोषण करेंगे, टर्म्स देंगे, कोई कोई टॉपिक देंगे, टॉपिक पर डिस्कशन के लिए बनाएंगे। अगर ये सारे काम करेंगे तभी संभावना है कि उसमें बदलाव हो सके। कोई दिक्कत? खत्म हुई कहानी, चारों कौशल खत्म। आज होगा तो सब में से होगा। अब तक आज तक जितना पढ़ा है वो सब का प्रयोग कल होगा। कल पूरा काम सिर्फ हिंदी का होगा, हिंदी का टेस्ट भी होगा और हिंदी का डिस्कशन भी होगा। टाइम ज्यादा हो गया क्या कि भागने लगे सब लोग?